हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में गाइस हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 जो है उसका। चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। इसका क्वेश्चन बैंक का हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। चलिए देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के एक रॉन्ग अजम्पशन को क्लियर कर देती हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये थिंकिंग है कि ये जो चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारने वाला है, हम लोग तो इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बस आप लोगों को इतना ही कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि ये चैप्टर छोड़ के वो बहुत बड़ा काम कर लेंगे, वो लोग सबसे ज़्यादा मतलब ये कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि ये वाले चैप्टर से आप अगर देखते हो तो आपको मार्क्स 6 दिखने वाले हैं और साथ ही साथ ऑप्शंस के साथ में 8 मार्क्स दिखेंगे। मतलब कहना मुझे ये है कि विथ ऑप्शंस यू विल फाइंड हियर 8 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अब कहना मुझे ये जो है वो ये है कि अगर आप लोग इस चैप्टर को लीव कर देते हो और बाकी चैप्टर्स की तरफ फोकस करते हो इस चैप्टर को लीव करके, तो आप वहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि इस चैप्टर में रट्टा मारने वाला तो है, लेकिन रटना इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर बाकी चैप्टर के कंसेप्ट भी समझने गए ना तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस चैप्टर को रट्टा मारना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा चैप्टर है, मैं इतना बड़ा चैप्टर में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो मत करो ना वेस्ट, क्वेश्चन बैंक ही कर डालो इसका। कहना मुझे ये है कि इस चैप्टर को छोड़ो मत यार। केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक कर डालो। ऐसा कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है और रटने वाला भी है, कितना रट्टा मारूं, टाइम भी कम है, लेकिन ये भी तो देखो ना, उस चैप्टर में आपको विद ऑप्शंस 8 मार्क्स दिखेंगे पेपर में, और 8 मार्क्स मजाक नहीं होते। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसलिए सबसे बेटर है कि इसका क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें से भी आपको क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना करेंगे अपने इस चैप्टर को, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस को। चलिए देखते। सबसे पहला सेक्शन जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 का, दैट इज़ योर एमसीक्यू सेक्शन। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सेक्शन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया इन द क्लोरोस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर्स उन्होंने यहाँ पे टिक मार्क किए हैं एमसीक्यूज में, उसको आप लोग ब्लाइंडली कंसिडर मत करो। वहाँ पे चेक करो, क्रॉस चेक करो। बहुत सारे आंसर्स एमसीक्यू में गलत मार्क किए हुए हैं। जो बोल्ड किए हुए हैं ना, आपको लग रहा है वही आंसर है और आप लोग बस उसी को रट्टा मारते जा रहे हो, बट एक्चुअली वो आंसर गलत है। कोई आंसर आप लोग देखो, हर चैप्टर में ऐसे 2-3 एमसीक्यू है जहाँ पे आंसर गलत टिक मार्क किए। तो ब्लाइंडली ऐसे कोई भी आपको बता रहा है कि ये आंसर है या दिया हुआ है तो आप उसको बिलीव करते जा रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ, करेक्ट आंसर जो है उसको ही सही टिक मार्क करना है, अदरवाइज पेपर में मार्क कटेंगे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होने वाला है कि क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहली चीज़ जो आपको पूछी गई है वो ये है, आपको एमसीक्यू में बोला गया है, एमसीक्यू सेक्शन में आपको बोला गया है इन द क्लोरस एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज। सबसे पहली थिंग जो है वो ये है कि क्लोरस एसिड क्या होता है। सबको पता होना चाहिए कि क्लोरस एसिड का ही मतलब आपका होता है HClO2। HClO2 ही आपका क्लोरस एसिड होता है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। सबसे पहले जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X ले लिया। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, और अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 टाइम्स, इसलिए मैंने 2 इंटू किया है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2 इक्वल्स टू 0। therefore x - 4 + 1 इक्वल्स टू 0, x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +3। ठीक है, मतलब जो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का क्लोरस एसिड में, उसका वैल्यू कितना है +3। बट अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो क्वेश्चन बैंक में, तो ऑप्शन तो +3 है ही नहीं और साथ ही साथ गलत आंसर भी टिक करके रखा है। तो वहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन अपनी तरफ से क्रिएट करो और वहाँ पे डालो +3 और +3 आंसर को टिक मार्क करने का। ठीक है, मैंने जो नोट्स डाले हैं पीडीएफ में, आप सबको मैं पहले से बता दे रही हूँ, आपको पहले भी पता है कि इस वीडियो के नीचे के लिंक में आपको मेरे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट पीडीएफ नोट्स, राइट। उसका हार्ड कॉपी ले लो, जैसा भी आपको पढ़ना है यू कैन स्टडी। तो मैंने वहाँ पे एमसीक्यू वाले सेक्शन में भी करेक्ट टिक मार्क किया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर +3 है। गिवन ऑप्शंस में +3 तो है ही नहीं और गलत आंसर टिक मार्क करा के रखा है, तो उसको आप लोग सही करो। सेकेंड आंसर देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इंक्रीजेज इन दी ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है हैलोजन एसिड का, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, राइट।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म। वो आपको ये बोलना चाहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ही आपका SO2 जब वो रिएक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब NaOH के साथ में, तो कौन सा प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड वाले MCQ को। वो बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ये SO2 जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, तो आपका प्रोडक्ट बनता है Na2SO3 प्लस पानी। ठीक है, अब ये जो आपका Na2SO3 है ना, इसी को कहा जाता है सोडियम सल्फाइड, इसी को कहा जाता है सोडियम सल्फाइड। Na2SO3 का ही मतलब क्या होता है, सोडियम सल्फाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बोला गया द गैस विच इज़ एवॉल्व व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर मेटल, मतलब कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस रिलीज होती है जब आपकी सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ में रिएक्ट होता है। चलिए देख लेंगे ये भी रिएक्शन को। यहाँ पे हर जगह पे रिएक्शन ही रिएक्शन है। यहाँ पे MCQ में आपको रिएक्शंस नहीं दे रखी है, उन्होंने आपको जस्ट पूछा है कि ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बट आप लोग सोचोगे कि मैम हमको रिएक्शन भी तो बताओ कौन सी है। येस गाइस, आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, लेकिन साथ ही साथ मैंने PDF फॉर्मेट में साइड में MCQ के बिल्कुल नेक्स्ट में रिएक्शन पे मेंशन किए कि कौन सी रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसका पर्टिकुलरली कलर क्या है, कैसा दिखता है, नेचर कैसा है, वो सब वहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, सो यू विल गेट द सॉल्यूशन। सेकेंडली अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फोर्थ वाला MCQ। फोर्थ वाले MCQ को डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाले MCQ में आपको कहा गया है गैस विच इज एवॉल्व व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर मेटल। ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब ये कॉपर मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको पूछा गया है कि कौन सी गैस यहाँ से बाहर निकलती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है Cu, यहाँ पे आपको दिख रहा है SO4, तो CuSO4 तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। CuSO4 बनता है, साथ ही साथ यहाँ पे पानी भी निकलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी SO2 गैस भी निकलती है। अब आप लोग सोचेंगे मैम एक CO2 है एक SO4 है, तो यहाँ पे तो CuSO4 बन गया, फिर SO2 कहाँ से निकला। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मैंने आप सबको बताया कि जनरली हम लोग बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ते। अगर बैलेंसिंग करते बैठेंगे ना तो पूरा पेपर काम से चले जाएगा, बाकी पेपर को हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बैलेंसिंग के 1-2 मार्क्स जाते हैं ना, जाने दो, लेकिन वो बैलेंसिंग करने के पीछे अपने 10-15 मिनट वेस्ट करके टाइम मत वेस्ट करो। उससे अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन कर डालो जहाँ पे हम लोग को श्योर शॉट आंसर मिलने वाले हैं। इस चैप्टर को छोड़ने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि इस चैप्टर से फुकट के मार्क्स मिलने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट यू विल गेट द मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। रट्टा मारने वाला चैप्टर है यार। पूरा चैप्टर नहीं हो रहा ना, छोड़ो ना, कम से कम क्वेश्चन बैंक तो कर लो। क्वेश्चन बैंक से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। क्वेश्चन बैंक से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे इस चैप्टर से, है कि नहीं। ठीक है, तो Cu जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो CuSO4 प्लस पानी प्लस SO2 बनता है, तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, व्हेन हॉट एंड कंसनट्रेटेड अल्कली NaOH रिएक्ट्स विद क्लोरीन। जब हॉट और अल्कली मतलब कंसनट्रेटेड अल्कली NaOH जो होता है, जब वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको बताना है। चलिए देख लेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। यहाँ पे भी रिएक्शन ही है। हम लोग देख रहे हैं अपने फिफ्थ वाले MCQ को। फिफ्थ वाले MCQ में बोला गया है क्लोरीन जब रिएक्ट होता है NaOH के साथ में, NaOH का नेचर है हॉट, कंसनट्रेटेड और अल्कली। ये तीनों NaOH के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। वो आपको बोल रहा है कि कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो पहला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म होता है NaCl, सेकेंड फॉर्म होता है NaClO3 और थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वाटर। NaCl, NaClO3 और वाटर, ये 3 चीज़ें बनती है। अब देखो, अगर आप लोग बात करते हो NaCl की, तो NaCl में Cl- है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और जो भी आपका NaClO3 है इसी को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। तो रिएक्शन तो दी नहीं है, रट्टा मत मारो, ध्यान से देखो। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaClO3 प्लस पानी बनता है। NaCl की अगर बात की जाए तो यहाँ पे Cl- है, Cl- ही आपका क्लोराइड होता है और NaClO3 को ही हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, C वाला। चलिए देखेंगे नेक्स्ट को। वो आपको बोल रहा है कि 6th वाले क्वेश्चन में व्हेन SO2 इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन द सॉल्यूशन बिकम्स। इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन है। आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, सारे के सारे MCQs में रिएक्शन भरे हुए है ना। MCQ आ सकते हैं पेपर में, डिट्टो आएंगे, चेंज होके नहीं आ सकता है, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने 6th वाले क्वेश्चन को।
सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब भी SO2 रिएक्ट होता है आयोडीन के साथ में, अब आपको बोला गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, मतलब ही आयोडीन प्लस वाटर, इसी का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HI प्लस H2SO4। ये जो आपका HI है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है H2SO4 वगैरह, साइड प्रोडक्ट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे HI बन रहा है, और ये जो HI होता है ना, ये कलरलेस नेचर का होता है, इसका सोल्यूशन कलरलेस होता है, इसीलिए आपका सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कलरलेस ही रहेगा। When SO2 is passed through an aqueous solution of iodine, the solution becomes colorless। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे HI का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट गाइस। अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ वाले MCQ को। वहाँ पे बोला गया है आयोडीन मॉलिक्यूल इज, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इसको डायमैग्नेटिक टिक मार्क करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी डायमैग्नेटिक किया है। बट आप सब लोग ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन बैंक में जो भी सिक्स्थ MCQ है आपका, जो भी आपका 7th MCQ है वो गलत दे रखा है, उसका आंसर डायमैग्नेटिक दे रखा है। बट आप सबको पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये आप लोग, अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एमओ डायग्राम पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो वहाँ पे हम लोग बड़े बड़े एमओ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जर्व होता है कि ऑक्सीजन के केस में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन कैसे नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक। सही करो उसको। 8 वाले MCQ में आपको आंसर डायमैग्नेटिक दे रखा है, बट इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, 7th वाले MCQ में। अब हम लोग देख रहे हैं 8 वाले MCQ को, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी एक बार देखते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के बड़े रॉन्ग अजम्पशंस है। किसी को लग रहा होगा 4 है, किसी को लग रहा होगा 6 है, किसी को लग रहा होगा 8 है। आधे लोग सोचेंगे इससे क्या लेना था, डायरेक्ट रट्टा मार लो, काम खत्म। बट देखो तो सही ये कैसे होता है, क्योंकि क्या पता कुछ और आ जाए। देखते हैं, चलिए। ये आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करती हूँ ना सल्फ्यूरिक एसिड की, 8 वाले MCQ की, तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, H2SO4। ध्यान से देखना ज़रा, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, H2 है, S है, और O कितने टाइम में, 4 टाइम, 1 2 3 4। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो ये भी आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट, ये सारे के सारे आपके कोवलेंट बॉन्ड है। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 कोवलेंट बॉन्ड हुए। अब आधे लोगों के दिमाग में आता है, मैम आप लोगों ने ये वाले बॉन्ड को तो कंसिडर नहीं किया, ये भी तो होना चाहिए ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड होता है ये आयोनिक नेचर का होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आयोनिक नेचर का होता है, ये कोवलेंट नेचर का नहीं होता है, ये आयोनिक नेचर का है। और जो भी सी मतलब होता है कोवलेंट। तो यहाँ पे जो मैंने CC मार्क किए ना, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाले जो बॉन्ड है ये दोनों आयोनिक बॉन्ड है। अब आधे लोग सोचेंगे कि क्यों आयोनिक है, तो आपको पता है ना, एसिड H+ आयन देता है, तो यही तो H+ आयन वो देता है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक, इजीली टूट जाता है। समझा या नहीं? चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड। हम लोग देख रहे हैं 9th वाला MCQ। इन इंटर हैलोजन कंपाउंड विच हैलोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम। वो आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हैलोजन है जो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं रहता है। तो याद रखना है कि सबसे छोटा साइज़ का होता है आपका फ्लोरीन। अगर मैं बात करती हूँ 9th MCQ की, तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे स्मॉल होता है, सबसे स्मॉल होता है। साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरी मच स्मॉल, जिसकी वजह से आपका जो फ्लोरीन रहता है वो कभी भी किसी का सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जो अलग अलग हैलोजन्स के बीच में फॉर्म होते हैं। सो गाइज, हियर वी कम टू द एंड of MCQ section of this chapter, elements of group 16, 17 and 18. So let's move to the next part of this question bank solution, that is very short answer questions. These very short answer questions carries 1 mark. देखेंगे इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस सेक्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, व्हाट इज़ द OSO बॉन्ड एंगल इन SO2। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, द फर्स्ट थिंग दैट हियर आई वुड लाइक टू से इज़ कि आपको यहाँ पे मेरे सारे के सारे PDF नोट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हो डायरेक्टली। एक्सप्लेनेशन आई विल बी गिविंग यू हियर, एंड फॉर योर स्टडी यू कैन डाउनलोड द PDF नोट्स फ्रॉम द लिंक विच इज़ गिवन बिलो। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को।
सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है व्हाट इज़ द OSO बॉन्ड एंगल इन SO2 कि SO2 में आपका OSO बॉन्ड एंगल कितना रहेगा। ज़रा यहाँ पे ध्यान देना कि जो भी आप देखते हो तो आपके SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है आपके SO2 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो भी आपका बॉन्ड एंगल होता है ना, ये होता है 119 डिग्री 0.5 मिनट्स। 119 डिग्री 5 मिनट ये होता है आपका बॉन्ड एंगल इन दी SO2 मॉलिक्यूल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब SO2 Cl2 के साथ में रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, मतलब जब SO2 Cl2 के साथ में रिएक्ट होगा चारकोल के प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो सीधी सीधी बात, यहाँ पे है SO2, यहाँ पे है Cl2, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है कि नहीं। तो SO2 + Cl2 भी मतलब कितना होगा, SO2 Cl2। डन। 1 + 1 होता है 2, 2 + 2 होता है 4। SO2 + Cl2 क्या होगा, SO2 Cl2। SO2 + Cl2 क्या होगा, SO2 Cl2। नेक्स्ट आपको बोला गया नेम द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। मतलब जब भी आप सल्फर डाइऑक्साइड को मतलब ही SO2 को पास करवाते हो पानी में तो क्या प्रोडक्ट बनता है। चलिए देखेंगे इसको। थर्ड वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि जब SO2 को डाला पानी के अंदर तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। याद रखना है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है H2SO3 और इस सॉल्यूशन का जो नाम होता है वो होता है सल्फ्यूरस एसिड। इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस एसिड। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि जब भी SO2 H2O के साथ में रिएक्ट करता है आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है H2SO3 जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलिना। आप सबको पता होता है कि जो भी आपका गैलिना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। गैलिना का मतलब ही होता है PbS और यहाँ पे Pb मतलब क्या होता है, लीड, और S मतलब क्या होता है, सल्फाइड। तो लीड सल्फाइड मतलब ही PbS मतलब ही आपका गैलिना होता है। पूरा 1 मार्क मिल जाएगा सिर्फ इतना सा वर्ड लिखने पर। अगर आप लोग इस चैप्टर को छोड़ने वाले हो ना, छोड़ डालो, मत करो, लेकिन क्वेश्चन बैंक करके जाओ, क्योंकि 7 मार्क्स का आने वाला पेपर में 7 to 8 मार्क्स का मजाक नहीं है। 7 to 8 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स को छोड़ना मतलब इट्स अ रिस्क, क्योंकि बाकी चीज़ें तो भी कंसेप्चुअल है, लेकिन ये चैप्टर से इजी चैप्टर तो और कोई रटने के लिए हो ही नहीं सकता है। रट्टा मारने वाले ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बैंक पूरा रट्टा मार लो इसका। जितना भी मैं समझा रही हूँ ना बस उतना देख लो। चैप्टर को नहीं देखना है ना, नहीं पढ़ना है ना, मत करो। ये 1 घंटा देके इस पार्ट को देख लो, 7-8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाई डज ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो आपको पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th वाले क्वेश्चन को। तो आप सबको पता है कि अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपके 2nd पीरियड का एलिमेंट है, और जो भी 2nd पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें कभी भी डी सबशेल एब्सेंट होता है, वहाँ पे डी सबशेल प्रेजेंट नहीं होता। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे डी सबशेल वैकेंट वाला प्रेजेंट ही नहीं है, अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा? नहीं। याद रखने का बस कि अगर डी सबशेल प्रेजेंट है तभी जाके वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बट ऑक्सीजन 2nd पीरियड का एलिमेंट है, और जो भी 2nd पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें कभी भी डी सबशेल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वो आपको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ओके, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन ClF5। वो आपको बोल रहा है कि बताओ ClF5 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन में सिर्फ लोन पेयर का डेटा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ही इज़ आस्किंग यू फॉर द स्ट्रक्चर ऑल्सो। मतलब ऐसे केस में जब आप मेंशन कर रहे हो ना कि लोन पेयर इतने हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पे ClF5 का स्ट्रक्चर भी मेंशन कर दो। इससे एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट होगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, चलिए देखेंगे 6th वाले MCQ को। 6th वाले MCQ में बोला गया है कि लोन पेयर कितने रहेंगे ClF5 में। अगर मैं बात करती हूँ ClF5 के डायग्राम की, तो ClF5 का डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये है आपके ClF5 का डायग्राम, और यहाँ पे आपका है 1 लोन पेयर। इसका मतलब ClF5 में आपके लोन पेयर कितने होते हैं, आपके लोन पेयर होते हैं 1। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हलाइड विथ मोनोवैलेंट एटम। मतलब आयोनिक कैरेक्टर कैसा रहेगा हलाइड का जब आपके मोनोवैलेंट मेटल के एटम्स वहाँ पे आ जाएंगे। चलिए देखेंगे 7th वाले MCQ में आपको बोला गया है आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर जो होता है, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो सबसे ज़्यादा होता है MF का, फिर होता है MCl का, फिर होता है MBr का, और फिर होता है Mi का।
यहाँ पे जो M है ये सारे के सारे आपके मोनोवैलेंट आटम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे के सारे आपके हैलोजेंस है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा क्यों है, मुझे कैसे पता चलेगा ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे आप सबको पता है कि फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनके बीच में आयोनिक कैरेक्टर कैसा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना। अगर ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में प्लस माइनस जो चार्ज है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस माइनस का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आयोनिक कैरेक्टर भी कैसा है, बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, सो हियर वी केम टू एंड ऑफ द पार्ट विच इज़ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नाउ विल लुक टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो है आपके टाइप 1 के, और ये सारे के सारे कैरी करते हैं 2 मार्क्स को। तो देखेंगे हम लोग इस सेक्शन को, 2 मार्क्स के होते हैं। वो आपको बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम द शेप ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। वो आपको पूछना चाह रहा है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और शेप बताओ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का क्या होता है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ ना ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रोमीन मतलब ये होता है Br, फ्लोराइड मतलब ये होता है F, ट्राइफ्लोराइड मतलब ये क्या होगा 3। जैसे देखो ब्रोमीन मतलब Br, फ्लोराइड मतलब F और ट्राइफ्लोराइड मतलब 3, ठीक है। और आपको उसने बोला है कि बताओ इसका स्ट्रक्चर और इसका शेप क्या रहेगा। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ब्रोमीन की, ठीक है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ब्रोमीन को। 3 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन, 2nd फ्लोरीन और 3rd फ्लोरीन। एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, ठीक है। इसका जो शेप है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये टी शेप कुछ इस तरीके से रहता है। तो अगर मुझे इसका शेप बताने का है तो मैं टी शेप तो बोलूँगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, क्या ये एग्जैक्टली आपको टी शेप दिख रहा है क्या, नहीं, ये आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये बेंट फॉर्म में टी शेप है, इसलिए इसको कहा जाता है बेंट टी शेप। ओके, तो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड मतलब BrF3 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया मैंने। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तो टी शेप होना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ये बेंट फॉर्म में, इसलिए इसका नाम क्या है, बेंट टी शेप, राइट। इतना सा करने पर पूरे के पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करते तब 2 मार्क मिलते हैं, यहाँ पे तो इतना सा लिखना है और 2-2 मार्क मिल जाएंगे। अब सोचो बड़ा, आप लोग बड़े बड़े चैप्टर को कर रहे हैं, जो चैप्टर इतना ईजी है, जो थोड़ा सा रट्टा मारने से 7-8 मार्क्स मिल जाएंगे, वो छोड़ रहे हो। गलती भी मत करना छोड़ने की इसको। क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से करके जाओ इस चैप्टर का, सीरियसली गाइस बता रही हूँ मैं। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में राइट 4 यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 4 यूजेस कौन से रहेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पूरी थ्योरी तो नहीं बता रही हूँ इसकी, लेकिन इसके कुछ की वर्ड्स बता दे रही हूँ, कि कुछ की पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि कौन से 4 यूजेस है क्लोरीन के, जिससे आप लोग पेपर में आसानी के साथ उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करवा के आ सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है, आप लोगों ने सुना होगा क्लोरीनेटेड वाटर, है ना। मतलब जो भी वाटर आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो तो उसका आप लोग प्योरीफिकेशन करवाते हो, है ना, तो उसमें भी आपका क्लोरीन यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, जो सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, इनका जब आप लोग एक्सट्रैक्शन करते हो ना इनके ओर से, तब वहाँ पे भी आपके क्लोरीन का यूज़ होता है। सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, जो भी आपके बालों के डाइज होते हैं या जो भी आपके कलरिंग डाइज होते हैं, जो भी अलग अलग टाइप के ड्रग्स होते हैं, उनके भी सिंथेसिस के वक्त आपका क्लोरीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी वुड पल्प है, ब्लीच करने के लिए उसको, वहाँ पे भी आपके क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये थेरोटिकल पोर्शन है, आधे बच्चे सोचेंगे यार नींद आ जाएंगी इस पोर्शन को पढ़ते पढ़ते, इतना थेरोटिकल है एंड इट्स वेरी बोरिंग ऑल्सो, बट मार्क्स के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अगर पेपर 1 महीने बाद है और अगर हम लोग को 7-8 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो वो 7-8 मार्क्स मिलने के लिए हम लोग को जो भी करना पड़े हम सब करते हैं। क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़े तब भी पढ़ेंगे, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है, जस्ट क्लोरीन का अगर पूछा जाए तो बता देना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पता है ना, फिल्टर में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ गोल्ड प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, डाइज और ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, बता देने का, मार्क्स मिल जाएंगे 2 मार्क। नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ, मतलब वो आपको बताना चाहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अलग अलग टाइप के रिएक्शंस बताओ, कार्बन के साथ क्या होंगे, सल्फर के साथ क्या होंगे।
चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। हम लोग देख रहे हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। जब कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको नेक्स्ट बोला गया है जब सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको H2SO4 दिख रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले SO2 और पानी तो निकलने वाला है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बट देखो इधर H2SO4 से दो चीज़ें निकलने वाली है। सबसे पहला निकलेगा SO2 और सेकेंड निकलेगा पानी। यहाँ से भी H2SO4 से दो चीज़ें निकलेगी, SO2 प्लस पानी। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे आपको कार्बन भी दिख रहा है और कार्बन से कौन सी गैस निकलती है, CO2। सल्फर से कौन सी गैस निकलती है, SO2। बट वो SO2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसे डबल से लिखने का ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन आप बैलेंस कर लो अगर आपको करना है तो H2SO4 से क्या मिल रहा है, SO2 प्लस पानी। यहाँ पे भी H2SO4 से क्या मिल रहा है, SO2 प्लस पानी। सेकेंड चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व की, कार्बन से क्या मिलता है, CO2। सल्फर से क्या मिलता है, SO2। बट SO2 ऑलरेडी था, इसने मेंशन नहीं किया है। 2 मार्क मिल जाएंगे इतनी सी रिएक्शन पे, कुछ भी नहीं करना है। H2SO4 से क्या मिलेगा, SO2 प्लस पानी। कार्बन से क्या मिलेगा, CO2। सल्फर से क्या मिलेगा, SO2। काम खत्म। चलिए देखेंगे, आपको नेक्स्ट बोला गया है ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। आपको बोला गया है ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ SO2 ऑफ इन 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म्स में, कैनोनिकल फॉर्म मतलब ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आपको ड्रॉ करना है SO2 का। चलिए देख लेंगे इस थिंग को। मैं डिस्कस कर रही हूँ फोर्थ वाले क्वेश्चन को। अगर मैं बात करती हूँ ना फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका जो डायग्राम है रेजोनेंस हाइब्रिड का वो कुछ इस तरीके से रहता है। एक जगह पे वो ऐसा रहेगा, ठीक है, और सेकेंड जगह पे वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये होते हैं आपके सल्फर के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से आप लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर ये चार्ज नहीं दिखाना है तो नहीं भी दिखाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर उसकी जगह पे लोन पेयर भी डाल सकते हो। तो ये दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो क्या हो रहा है, पहले आपका यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है। कुछ समय के बाद ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आया तो ये वाला बॉन्ड इधर गया, ठीक है। तो ये दोनों हुए आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ SO2। बस इतने से 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर 2 मार्क मिल जाएगा। देखो कितना ईजी है इस चैप्टर में मार्क्स गेन करना, बट स्टूडेंट इसी को छोड़ देते हैं, क्या बोलना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कोल्ड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया कोल्ड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिमाग में बस इतनी चीज़ फिट कर लो कि क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हॉट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में पॉसिबल ही नहीं है। एक तो बुक में ढूंढो या गूगल पर ढूंढो, पॉसिबल ही नहीं होती है, क्योंकि क्लोरीन भी एसिडिक नेचर का है और सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिडिक नेचर का है। एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्ट थोड़ी करता है। तो हाँ, एक रिएक्शन पॉसिबल है कि क्लोरीन जो है वो आपके NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा। NaOH के साथ में रिएक्शन होने पर ये वाली चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए देखेंगे हम लोग कि क्लोरीन जो है वो NaOH के साथ में कैसे क्या रिएक्ट करेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है ना, उसको काट के आप सारे के सारे NaOH कर दो। येस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस सेक्शन। वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे आप लोग NaOH मेंशन कर दो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। चलिए देखेंगे हम लोग NaOH के साथ में रिएक्शन क्या होती है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th वाले क्वेश्चन को। 5th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है NaOH दिया है और Cl2 डालने के लिए बोला है। यहाँ पे भी आपको NaOH दिया है और Cl2 डालने के लिए बोला है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको बोला गया है कोल्ड एंड डाइल्यूट। यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH है, यहाँ पे आपका है हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है। दोनों में रिएक्शन अलग अलग होंगी। आधे लोग सोचते हैं कि रिएक्शन तो सेम ही होंगी ना, दोनों सेम ही है तो, बट अगर दोनों सेम होते थे और रिएक्शन भी सेम होती थी तो 2 अलग अलग कंडीशन वाली रिएक्शन क्यों आती थी, है ना, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनेगा Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है तो NaCl। यहाँ पे भी आपका सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है तो NaCl, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, पानी तो यहाँ पे निकलने वाला है, यहाँ पे भी पानी निकलेगा और यहाँ पे भी। क्यों, देखो इधर, जब भी एसिड Cl2 इज़ अ काइंड ऑफ एसिड,
बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, सॉल्ट प्लस पानी। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट और एसिड। लेकिन यहाँ पे आपके एक एक और प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे आपका साथ ही में बनता है NaOCl और यहाँ पे बनता है NaClO3। ये दोनों प्रोडक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहना मुझे जो है वो ये है, ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस पानी बनेगा। ये भी जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट प्लस पानी बनेगा। बट फर्स्ट वाले केस में आपका NaOCl बनता है और सेकेंड वाले केस में NaClO3 बनता है। याद रखना है, कंडीशन वाइज आपके प्रोडक्ट चेंज होते हैं, बिकॉज ये केमिस्ट्री है। यहाँ पे अपनी वाली चीज़ नहीं चलती है, यहाँ पे हमें केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है। जो लोग अपना चीज़ लगाना चालू कर देंगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो लोग यहाँ फिट नहीं हो सकते। आपको केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है। जैसा जैसा केमिस्ट्री बोलेंगी कि ऐसा ऐसा रिएक्शन करो तो आपको भी वैसी वैसी ही रिएक्शन करवानी है। समझा या नहीं? चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एज कम्पेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वो आपको पूछ रहा है कि बताइए इसका रीज़न क्या है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है और ग्रुप 15 की हायर क्यों है। मैं आप लोग को थ्योरी तो नहीं समझा के दे रही हूँ, क्योंकि थ्योरी आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी, लिंक भी मिल जाएगी। मैं आपको इसका की पॉइंट समझा के दे रही हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली वो कौन सा कीवर्ड है जो आपको अगर पता चल जाए, जो आपको अगर समझ जाए, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इस आंसर को खुद ही एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 6 का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, तो ध्यान देना ज़रा। अगर हम लोग बात करें ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 का आपका कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल वाला होता है वो होता है NS2NP 3 टाइम्स, ठीक है। NS2NP 3 टाइम्स होता है। और ग्रुप 16 का आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP 4 टाइम्स। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये चल क्या रहा है क्लास में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तो 11 पढ़ा ही नहीं था तो मुझे तो पढ़ा ही नहीं रहा है। टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको। देखो इधर कहना मुझे जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको दिख रहा है 15 मतलब 15, और 15 में हमेशा क्या होता है, 5 होता है। 2 + 3 भी क्या होता है, 5 होता है। समझा या नहीं? 15 में हमेशा क्या होता है, 5 होता है। 2 + 3 भी कितना होता है, 5 होता है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो समझ गया 2 + 3 5 होता है, फिर इसमें ज़रूरी है क्या 2 लिखना? यस, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 की तो होती है ना। अब देखो ये है 16, जब 15 में होता है 5, 2 + 3 भी होता है 5, 16 में क्या होगा, 6। 2 + 4 भी कितना होगा, 6। एस में हमेशा कितना जाता है, 2। समझा या नहीं? अब ये तो हो गया, आगे मुझे देखने का है। आगे मैंने यहाँ पे क्या जाना कि ये जो P है ये कैसा है, ये हाफ फील्ड है। ये P आपका हाफ फील्ड है। और ये P कैसा है, ये P है स्टेबल। अगर कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा स्टेबल, कोई भी चीज़ है हाफ फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो उसको तोड़ना कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए जो भी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है ना ग्रुप 15 की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16। इसी को अलग तरीके से क्या बोला जा सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 की कम होती है एज़ कम्पेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15। थ्योरी मैंने पॉइंट वाइज एकदम सिस्टमैटिकली दे रखी है। क्या कंसेप्ट समझा आपको? 15 में 5 होता है, 5 मतलब ही 2 + 3 होता है। 3 कैसा है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है। इसकी अगर बात करेंगे 16 में 6 होता है, 2 + 4 भी 6 होता है। एस में हमेशा 2 ही जाते हैं। ये हाफ फील्ड नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। अगर ग्रुप 15 है हाफ फील्ड, P वहाँ हाफ फील्ड है, आउटर सबशेल हाफ फील्ड है, तो वो कैसा है, स्टेबल। और स्टेबल चीज़ को तोड़ने के लिए, आयोनाइज करवाने के लिए एनर्जी कैसी लगती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहता है। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 के, जो कि होते हैं 3 मार्क्स के। चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू टाइप 2 विच आर कैरिंग 3 मार्क्स इन द पेपर। ठीक है, देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं तो बोलूँगी ये चैप्टर ही सबसे ज़्यादा ईजी है। इससे ईजी चैप्टर और कोई हो ही नहीं सकता जिसको इतने ईजीली जस्ट रट्टा मार सकते हैं। रट्टा मारना मतलब करना क्या है, पानी लो, केमिस्ट्री डालो, केमिस्ट्री को उसमें घोल लो, डिजोल्व कर लो, पी जाओ, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एज रट्टाफिकेशन इन केमिस्ट्री। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के, जो कि होते हैं टाइप 2 के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2
3 मार्क्स। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग। सबसे पहले वो आपको बोल रहा है सल्फ्यूरस एसिड। सेकेंडली उसने आपको बोला है सल्फ्यूरिक एसिड। और थर्ड उसने आपको बोला है पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 चीज़ें आपको बोली गई है। और उसने कहा है कि बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा सल्फर का। अब सीधी सीधी एक बात बताओ यार, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है सल्फर का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये नाम देने से हो जाएगा क्या काम? नहीं होने वाला। आपको उसका फॉर्मूला, इसी का मतलब उसका आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि वो एसिड का फॉर्मूला क्या है। अगर केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से निकालेंगे? आप खुद ही सोचो। वो इतने से क्वेश्चन पे आपको क्या 3 मार्क देने वाला है पेपर में? नहीं देने वाला, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा, क्योंकि उसमें 5th-6th स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको ये नाम से उसका फॉर्मूला प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। अगर ये नाम से उसका फॉर्मूला ही आपको प्रेडिक्ट करते नहीं आएगा तो आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कहाँ से निकालोगे? येस और नो? तो चलिए देखेंगे हम लोग पर्टिकुलरली इसके फॉर्मूले को। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सल्फ्यूरस एसिड की, तो सल्फ्यूरस एसिड का मतलब ही होता है H2SO3 टाइम्स। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO 4 टाइम्स। और पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ही होता है H2SO 5 टाइम्स। इतना हमको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO 4 और पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक मतलब ही H2SO 5 टाइम्स। अब देखो कितने इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। इस सल्फर को मुझे X कंसिडर करना है क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन 2 है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 इंटू हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1 प्लस यहाँ पे है 3 तो मैंने लिखा 3 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2 इक्वल्स टू 0। तो X 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 0। तो X - 4 इक्वल्स टू 0। तो आपके X का वैल्यू कितना हुआ +4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे आपको सल्फर का निकालना है, इसको X लिखेंगे प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन के नीचे है 4 और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2 इक्वल्स टू 0। तो X 4 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 0, X - 6 इक्वल्स टू 0। तो आपके X का वैल्यू कितना हुआ +6। अगर मैं बात करती हूँ इसके केस में भी आपको सल्फर का निकालना है, इसको X लिया प्लस हाइड्रोजन के नीचे है 2 तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के नीचे है 5, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर X 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 0, X - 8 इक्वल्स टू 0। तो आपके यहाँ पे X का वैल्यू कितना आया +8। यहाँ पे हर तरफ जो भी X है वही तो है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो इसका वैल्यू आता है +4, इसका वैल्यू आता है +6 और इसका वैल्यू आता है +8। कितना ईजी कैलकुलेशन है, मैथ्स का ये 6-7 स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन है। इस पे फ्री में 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको ये नाम से ये प्रेडिक्ट करते आना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को मार्क्स क्या होंगे मिलेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। मैंने सिस्टमैटिकली PDF नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, सो देयर इज़ नो नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन, एज यहाँ पे भी आपको दे रखा है और PDF से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट गाइस। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर हैलोजन शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। साथ ही साथ वो आपको बोल रहा है कि जो भी आपका ये है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सेस अमोनिया। उसने आपको ये वाली चीज़ पूछी है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। इस पर्टिकुलर पार्ट के क्वेश्चन सेकंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपको बोला गया है कि जो भी आपका फ्लोरीन होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन जो भी आपके अदर हैलोजेंस है, अदर हैलोजेंस का ही मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे कि +1 +5 +7 -3 -7 -5 -1 ऐसे। तो रीज़न क्या है वो आपको ये पूछना चाहता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन वो जो होता है वो सेकेंड पीरियड का होता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक और क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें बोला गया था कि जो भी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम क्यों होता है और बाकी जो एलिमेंट्स है वो बाकी सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं।
बट ऑक्सीजन हायर क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि जब भी हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का होता है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी डी सबशेल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वो आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं शो कर सकते। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। ऑक्सीजन की जगह पे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड में आपका जो भी डी सबशेल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी सबशेल, वो एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको कभी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकते। समझ गया इतना? आधे लोग यहाँ पे लिख के आएंगे कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ भाई वो तो है, बट ये भी रीज़न देना पड़ेगा कि वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, वहाँ पे डी सबशेल प्रेजेंट नहीं होता है। आपको बोला गया है कि बताओ एक केमिकल रिएक्शन जब क्लोरीन रिएक्ट होता है एक्सेस अमोनिया के साथ में, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अमोनिया एक्सेस में बुला है या क्लोरीन एक्सेस में बुला है। ये दोनों रिएक्शन अलग अलग है। आपको लगेगा सेम ही तो होता है, क्या डिफरेंट है, बट देखो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ये जो अमोनिया है ना, ये उसने एक्सेस में बोला है और ये क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट लिखने पर पूरे मार्क मिल जाएंगे, 1 मार्क, सिर्फ 1 मार्क मिल जाएगा, पूरा का पूरा 1 मार्क इतने से प्रोडक्ट लिखने पर। कि जब अमोनिया एक्सेस में, याद रखना है अमोनिया एक्सेस में क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो NH4Cl प्रोडक्ट फॉर्म करता है, अमोनियम ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, यस। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको हम लोग जस्ट एज इट इज़ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सोचेंगे मैम फिर हमको कैसे पता चलेगा कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया। नोट्स डाउनलोड करो, वहाँ से भी यू विल गेट द आइडिया। देखो अपने पास टाइम उतना नहीं है, 25 दिन 30 दिन का समय है। अब बुक से अगर आंसर ढूंढने बैठ गए तो आंसर ढूंढेंगे कि पढ़ेंगे? आंसर ढूंढने में अगर पूरा दिन डाल दिया तो पढ़ेंगे कब? एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जिनको आप स्किप करने का प्लानिंग कर रहे हो, वो क्वेश्चंस का एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक देख लो ना। 1 घंटा देखे क्या जाता है? 1 घंटा अगर आपको 7 से 8 मार्क दे सकता है पेपर में तो बिल्कुल देखना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और सेकंड थिंग ये है कि 1 घंटे में आपका पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है, क्विक रिवीजन हो रहा है, क्विक रिवीजन, ठीक है। चलिए देखेंगे रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बिक सल्फर ही आपका अल्फा सल्फर होता है और मोनोक्लिनिक आपका बीटा होता है। आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी कि इसका येलो कलर है, उसका ब्राइट येलो है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, निडल शेप क्रिस्टल है, डेंसिटी है, पूरा रट्टा मारने वाला है ये। रट्टा मार डालो इसको, कॉम खत्म। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, मतलब ये ओ स से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोडियम, टेलोडियम, पोलोनियम। क्वेश्चन 4 में वहाँ पे आपको बोला गया कि बताओ एटॉमिक रेडाई कैसे वैरी करेगा पीरियड के अलॉन्ग में और ग्रुप के अलॉन्ग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वैरी करेगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वैरी करेंगी, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग इस थिंग को। सबसे पहले आपको बोल रखा है एटॉमिक रेडाई, तो डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडाई को। मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ, की वर्ड समझा देती हूँ उसके, बाकी तो आप लोग थ्योरेटिकल खुद भी पढ़ सकते हो, सिर्फ कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं समझेगा ना तो रट्टा मारते बैठो फिर भी नहीं समझने वाला। चलिए देखेंगे इस थिंग को। सबसे पहला जो आपको पार्ट बोला है वो बोल रखा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बोला है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं ना, वो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बोला गया है। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में, तो आपका जो भी एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होते जाता है, पता है ना। लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। उसका रीज़न जो यहाँ पे था वो ये था कि लेफ़्ट टू राइट जाने से जो भी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो भी आपका एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता है, पता है ना। लेफ़्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, मतलब ये आपका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। और टॉप टू बॉटम आने से, जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम आते तो टॉप टू बॉटम आने से आपका साइज़ बढ़ता है, याद है ना, सीधा ट्रायंगल। टॉप टू बॉटम जाने से आपका साइज़ जो है एटॉमिक साइज़ वो इंक्रीज़ होता है, सीधा ट्रायंगल बनता है। उसका रीज़न ये था कि टॉप टू बॉटम जाने से नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ जो भी आपके सब शेल रहते हैं या जो भी आपके नंबर ऑफ़ शेल है वो ऐड होते जाते हैं, मतलब भी वो इंक्रीज़ होते जाते हैं।
जिसके वजह से आपका जो भी एटॉमिक साइज़ है ना, एटॉमिक साइज़ वो भी इंक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, याद रखना है इस कंसेप्ट को, बहुत काम का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट आपको बोला गया है कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कमाल है। देख लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी एटॉमिक साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अगर एटॉमिक साइज़ कम होगा, अगर एटॉमिक साइज़ कम होगा तो जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। कैसे होगी, बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो कि आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि लेफ़्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि आपकी जो एटॉमिक साइज़ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो अगर एटॉमिक साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा, उसका उल्टा होगा। थर्ड आपको बोला गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कैसे का ट्रेंड रहेगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी सल्फ़र होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है, और सल्फ़र का साइज़ कैसा होता है, बड़ा होता है। राइट, मैंने एकदम बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। वो आपको बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस मतलब क्या होता है, वो आपको ये पूछ रहा है। और साथ ही साथ उसने आपको पूछा है डिस्कस द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायरेट। ये सब तो दिमाग के ऊपर से जाने वाला है। उसका रीज़न ये है, रिएक्शन तो बहुत ईजी है, बट आधे स्टूडेंट को तो प्रेडिक्ट ही करते नहीं आता कि जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, आयरन पायरेट का फॉर्मूला क्या है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे चाल्कोजेंस को। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपके ओर फॉर्म करते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, उन्हीं को कहा जाता है चाल्कोजेंस। अब आपको बोला गया है कि SO2 बनाने के अलग अलग मेथड बताओ जिंक सल्फाइड से और आयरन पायरेट से। तो चलिए देखेंगे हम लोग इसका प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे आपको बोला गया है एक्सप्लेन डिस्कस द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायरेट। देखना जरा ध्यान से, जो भी आपका ये वाला होता है ना जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है, और एक होता है आपका आयरन पायरेट, मतलब ये FeS2। ZnS का मतलब ये होता है जिंक सल्फाइड, ठीक है, और FeS2 का ही मतलब होता है आपका आयरन पायरेट, ठीक है। ZnS का मतलब क्या होगा, जिंक सल्फाइड, और FeS2 का मतलब क्या होगा, आयरन पायरेट। यहाँ से आपको बनाना है SO2 गैस, यहाँ से भी आपको बनाने का है SO2 गैस, ठीक है। इतना तो मुझे यहीं से आइडिया मिल गया। अब थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट कि आपको यहाँ पे जिंक सल्फाइड बोला है, ठीक है। देखना ज़रा ध्यान से, जिंक तो जिंक, सल्फाइड मतलब S, आयरन तो आयरन, पायरेट मतलब सल्फर, ठीक है। सेकेंड थिंग, SO2 उसने खुद नहीं बोला है कि आपको बनाना है। अब आधे लोग सोचेंगे यार मुझे तो ये रिएक्शन ही करते नहीं आते, इसमें करना क्या है, कुछ क्या पता। तो देखो यहाँ पे आपको SO2 बनाना है। S तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा कॉमन सेंस मुझे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, व्हाट कॉमन सेंस सेज हियर, कि आपको यहाँ पे SO2 बनाने का है कि नहीं। सल्फर आपके पास में, मतलब आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, खुद ही सोचो। SO2 बनाना है, सल्फर दे रखा है, क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी डालेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी, बाद में करेंगे वो सब बैलेंसिंग वगैरह, पहले रिएक्शन तो समझ लो। SO2 चाहिए था, सल्फर ऑलरेडी थे, ऑक्सीजन डाल दिया। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपका साइड बाय साइड बनता है ZNO और यहाँ पे आपका बनता है Fe2O3। तो यहाँ से सल्फर निकल गया और ऑक्सीजन SO2, यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन SO2, यहाँ पे आपका बना ZNO जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका बना आयरन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। वो बोल रहा है राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड 3 यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपको पूछना चाहता है कि बताओ 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो बस बता देना, आपने लैब में देखा होगा ना कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कलरलेस नेचर का होता है। कलरलेस होता है, साथ ही साथ ऑयली टाइप का लिक्विड होता है। हाथ तो कभी लगा के देखना भी मत, बट वो कहीं जब टेबल वगैरह पे गिरता है ना, तो आपने देखा होगा कि वो पूरा ऑयली होता है।
और साथ ही साथ कलरलेस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन होता है और बॉयल होता है 611 केल्विन पर। बहुत ज़्यादा करोसिव नेचर का है, आप सबको पता है। कभी अगर लैब में आपके सपोज हाथ वगैरह पे सल्फ्यूरिक एसिड गिरा होगा तो पूरा एक बर्न हो जाता है स्किन का, है ना, स्किन बर्निंग हो जाता है, स्किन येलो कलर की हो जाती है। कभी अगर लैब में गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा ये वाली चीज़ को। तो ये 3 आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दो, रट्टा मारने वाला तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब 3 यूजेस। सबसे पहला यूज़ तो बता देना कि लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ ये है कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो है, जिसमें आप कपड़े धोते हो डिटर्जेंट में, वो डिटर्जेंट पाउडर को जब बनाया जाता है तो इंडस्ट्री में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और पेट्रोल को जब बनाया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग को, तो उस वक्त भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लास्ट सेक्शन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कैरी करते हैं 4 वाले मार्क्स, जिसमें 4 मार्क्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसके आंसर लिखने से आपको 4 मार्क मिल जाते हैं और लास्ट सेक्शन में आपको ये वाले क्वेश्चन दिखाई देते हैं। चलिए देखेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वो आपको बोलना चाह रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 4 मार्क्स का है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि है आपके 4 मार्क्स के। आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोला है वो ये है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये क्वेश्चन है ना, आप लोग टिक मार्क कर लो ये वाला क्वेश्चन, ये 101% पेपर में आएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस चैप्टर की। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो लोग कर लेंगे उनके 4 मार्क पक्के हो गए पेपर में, क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो डिलीटेड पोर्शन है, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? बट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो, बुक में कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डायग्राम डिलीटेड है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस डिलीटेड नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 101% पेपर में आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि हर साल पेपर में आता है और क्वेश्चन बैंक में भी आया है। अब आधे लोग सोचेंगे कि चलो मुझे पता तो चल गया कि ये क्वेश्चन बैंक में है, इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, बट समझाओ भी तो सही क्या है। तो चलिए देखेंगे, समझेंगे इसको अपने अंदाज में एकदम बेस्ट तरीके से। देखते देखो क्या होगा ना, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। अब आधे लोग सोचेंगे मैम 4 मार्क का क्वेश्चन है, रिएक्शन लिख दिए तो पूरे मार्क मिलेंगे क्या? नहीं, आपको रिएक्शन के साथ साथ कुछ स्टेप में देखो यहाँ पे कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रोस्टिंग कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में हो क्या रहा है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है ना, एक एक लाइन में आपको मेंशन करना है। अब आप लोग बोलेंगे हमें कैसे पता? तो नोट्स में देख लो ना, मैंने नोट्स में एकदम सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करके दिया है, यहाँ पर भी देख सकते हो। डन, चलिए देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में देखो क्या होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप बनाते हो H2SO4। मतलब जाहिर सी बात है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको SO2 लेना पड़ेगा, येस और नो, क्योंकि आपको H2SO4 बनाना है तो आपको SO2 तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाके वो बनेगा। तो SO2 में सबसे पहले डालेंगे ऑक्सीजन को। जब SO2 में ऑक्सीजन को डालते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, जब सबसे पहले आप लेंगे सल्फर, फिर से देखो ध्यान से, H2SO4 लेंगे, ठीक है। H2SO4 आपको बनाना है, जाहिर सी बात है इसमें आपको सल्फर दिख रहा है तो आप लोग इसमें सल्फर को लेंगे, ठीक है। सल्फर में डालेंगे ऑक्सीजन को और क्या बनाएंगे, SO2। मैंने सबसे पहले SO2 क्यों बनाया, उसका रीज़न ये है कि मुझे H2SO4 में SO4 दिख रहा है ना। तो सबसे पहले SO2 बनाएंगे, फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, तभी तो जाके ये बनेगा ना। मतलब सबसे पहले इसके अंदर में क्या डालेंगे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो उससे SO2 बनेगा। ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा क्या, ए सल्फर चल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और SO2 बना, ऐसा थोड़ी होगा, उसको हीटिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पे हीटिंग करवाएंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, SO2 जो होगा वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस करना। और ये कैटलिस्ट होता है यहाँ पे V2O5, मतलब ये वनाडियम पेंटाऑक्साइड, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनता है SO3। ज़रा ध्यान से देखना, स्टेप 1 में क्या किया, सल्फर में ऑक्सीजन डाला और SO2 बनाया। स्टेप 2 में क्या किया, SO2 में ऑक्सीजन डाला और SO3 बनाया। SO3 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे SO4 चाहिए, तो पहले SO2 से SO3 बनाएंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखो थर्ड स्टेप थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, SO3 में डालेंगे H2SO4 और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है H2O7। फिर H2O7 में डालेंगे पानी और बनता है H2SO4। जो भी ये H2O7 है इसका नाम ओलियम होता है।
और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम मुझे ये बात समझ गई कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस पेपर में 4 मार्क के लिए आने वाली है, ठीक है। सेकंड थिंग, आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे ये भी समझ गया कि स्टेप्स कैसी कैसी करने की है। आधे लोग बोलेंगे मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे H2SO4 बनाना है। इसका मतलब मुझे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, सल्फ़र चाहिए। ले लिया सल्फ़र को, डाल दिया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्यों डाला, क्योंकि SO4 बनाने का है, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। O2 डाला, क्या बना, SO2। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो SO4 है, यहाँ पे तो SO2 है। फिर से ऑक्सीजन डालेंगे, आप बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। नहीं भी किया तो मार्क्स नहीं कटने वाले। उसमें वनाडियम पेंटाऑक्साइड डालते हैं, कैटलिस्ट है, और उससे क्या बनता है, SO3। SO2 से SO3, ये सबको समझ गया। अब आधे लोग बोलेंगे थर्ड स्टेप में क्या चक्कर चल रहा है, कुछ नहीं समझा। देखो इधर, SO3 में मैम H2SO4 क्यों डाला, H2SO4 तो मुझे बनाना था, फिर मैं H2SO4 क्यों डालूँ यहाँ पे। तो सुनो रे सुनो, यहाँ पे आपने H2SO4 लेटेस्ट से 5 ml ही डाला है, बट यहाँ पे आपको H2SO4 कितना मिला, 100 ml के आसपास। मतलब अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्सीमेशन की, तो यहाँ पे आप सिर्फ 5% H2SO4 डाल रहे हो, सिर्फ 5 या 10 ml H2SO4 डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको 100-200 ml H2SO4 मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग ये डालते हैं। अगर ये आप नहीं डालोगे तो रिएक्शन नहीं होंगी। फिर आधे लोग बोलेंगे कि मैम जब मैं ये डाल ही रहा हूँ तो उसको बनाने का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि ये तो मैं डाल दे रहा हूँ। बट देखो ना, यहाँ पे तो आप 5 या 6 ml डाल रहे हो, बट यहाँ पे आपको 200-300 ml H2SO4 मिल रहा है। फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सल्फ़र लेंगे, सल्फ़र में डालेंगे ऑक्सीजन। क्यों डालेंगे, क्योंकि H2SO4 में मुझे समझ में आ रहा है कि सल्फ़र और ऑक्सीजन है, क्या बनेगा, SO2। SO2 में फिर से डालेंगे ऑक्सीजन, क्या बनेगा, SO3। SO3 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे H2SO4 चाहिए था, इसीलिए मैंने एक और ऑक्सीजन डाल के SO2 से SO3 बनाया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, याद रखना है, थर्ड स्टेप में SO3 में H2SO4 डालते। आधे लोग सोचेंगे H2SO4 क्यों डालूँ, मुझे तो वो बनाने का है। बट याद रखना है यार, यहाँ पे तो आपने 5 या 6 ml H2SO4 लिया है ना, और क्या बन रहा है, H2S2O7, दैट इज़ योर ओलियम। H2S2O7 में पानी डालेंगे तो H2SO4 बन जाएगा। आधे लोग सोचेंगे यहाँ पे मैंने क्यों डाला, जबकि मुझे बनाना था। तो फिर से सुनो, ये यहाँ पे आपने 5 या 6 ml H2SO4 डाला है, और यहाँ पे H2SO4 बना कितना, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 1 लीटर ऐसा। तो थोड़ा सा देने से अगर इतना सारा मिल रहा है, प्योर मिल रहा है, तो क्या जाता है देने में। आगे की बात आपको याद ये रखना है कि H2S2O7 से H2SO4 कैसे बनेगा। जाहिर सी बात है, H2S2O7 दिख रहा है, पानी डालेंगे तो H2SO4 बन जाएगा, हाइयर से लोअर बन जाएगा। क्या डालने से, पानी डालने से। फिर से देखो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव SO2, SO2 प्लस O2 गिव्स SO2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 SO3। SO3 में क्या डालते हैं, 5 या 6 ml H2SO4। क्यों डालते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा H2SO4 मिलने वाला है। उससे क्या बनता है, H2S2O7, जिसका नाम होता है ओलियम। ओलियम हाइयर एसिड है, हाइयर से लोअर जानना है, क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2SO4। लेकिन अब जो H2SO4 बन रहा है ना, वो 1 लीटर, 200 ml, 300 ml, 400 ml ऐसे बनेगा। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। 5 मार्क्स से 4 मार्क देके जा रही हूँ ये प्रोसेस के थ्रू आपको। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, सोडियम, एसिड एंड P4। वो आपको पूछना चाह रहा है कि बताओ क्लोरीन जो है जब रिएक्ट होगा इन सब के सामने तो आपके प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। चलिए देख लेंगे इसको भी एक बार। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन को। उसने बोला है कि क्लोरीन में जब आप डालते हो Al को तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्लोरीन में जब डालते हैं Na को तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्लोरीन में जब डालते हैं एसिड को तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्लोरीन में जब डालते हैं P4 को तो क्या प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट एटलीस्ट प्रोडक्ट तो भी ध्यान दो। ज़रा देखना इधर, अगर मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम में जब क्लोरीन को डालेंगे तो यहाँ पे आपका बनता है AlCl3। आधे लोग सोचेंगे मैम रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि AlCl3 बनेगा, AlCl2 भी तो बन सकता था ना। तो याद रखना है,
अभी तक आप लोगों ने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना, बस वही वाले कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तगड़ तरीके से पढ़ी है ना, उसको ये कंपाउंड टू यू बनाते आ जाएंगे, बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता है ना, AlCl3 पढ़ा होगा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, अगर याद होगा तो। ऑर्गेनिक अपने टिप्स पे होनी चाहिए। किसी ने कोई भी रिएक्शन पूछ लिया ना, तो फटाक से टिप पे होनी चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज, मतलब आपको तभी ऑर्गेनिक अच्छे से आएगी पेपर में लिखते, टिप पे आंसर होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने देखा होगा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब यहाँ पे है Cl2। आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो Cl2 है और ये तो Na है, तो मैं क्या NaCl2 बनाऊँ? नहीं, आपको पता होना चाहिए NaCl ही रहता है, रिएक्शन को बैलेंस कर देना। यहाँ पे देखो एसिड प्लस Cl2, यहाँ पे बनता है S2Cl2, यहाँ पे P4 प्लस Cl2, यहाँ पे बनता है PCl3। देखो भाई, रिएक्शन तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करवा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे इसको बैलेंस करने का है तो कर डालो रिएक्शन। यहाँ पे अगर 3 ले लिया तो ये आपका, यहाँ पे भी 3 ले लिया, वेट, यहाँ पे हम लोग देखो 3 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 2 लगा दे तो 2L, क्लोरीन है 6, करते जाओ रिएक्शन को बैलेंस। यहाँ पे 2 NaCl बन जाएंगे। इस तरीके से आप लोग आपकी रिएक्शन को बैलेंस करवा सकते हो, ठीक है। चलिए कर लेते भाई रिएक्शन को बैलेंस। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इसकी, यहाँ पे S8 है, यहाँ पे S2 है, मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्लोरीन है 8, तो यहाँ पे भी 4 से कर दिया। यहाँ पे P4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। क्लोरीन है 3 4 = 12, इसलिए यहाँ पे 6 क्लोरीन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। यस गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड, डिस्कस 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। सबसे बोला गया है, सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू इज कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो क्लोरिक एसिड के और क्लोरस एसिड के। अब आधे लोग बोलेंगे मैम क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई बड़ी बात है क्या, वो तो मैं यूँ कर लूँगा। बट अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कहाँ से ड्रॉ करोगे। एग्जामिनर आपके इस चैप्टर में बार बार आपके साथ गेम खेलना चाह रहा है। वो बार बार आपको नाम दे रहा है बट स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन नेम से स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना, नेम से उस फॉर्मूले को प्रेडिक्ट करना, वो चीज़ डिफ़िकल्ट है। जिसको वो आ गया ना, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का झंझट, स्ट्रक्चर निकालने का झंझट, वो तो यूँ सॉल्व हो जाता है। यस गाइस, चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में मुझे ये कहना है कि अगर मैं बात करती हूँ क्लोरिक एसिड की और क्लोरस एसिड की, सबसे पहले हम लोग क्लोरस एसिड को देखेंगे, क्लोरस एसिड, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे आपके क्लोरिक एसिड को, क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड। ज़रा ध्यान देना इधर। अगर मैं बात करती हूँ क्लोरस एसिड की, तो क्लोरस एसिड का आपका फॉर्मूला होता है HClO2 और क्लोरिक एसिड का होता है HClO3। अब आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे याद रहेगा, तो याद रखना है अस है तो O2 आएगा और इक है तो हमेशा O3 आएगा, ठीक है, क्लोरीन के केस में। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, सबसे पहले आप लोग HOCl निकाल लो। जब भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है ना, दोनों केसेस में HOCl को निकाल लो। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HOCl यहाँ भी निकाल लिया, HOCl यहाँ पे भी। अब जब आप इसको HClO2 लिख रहे हो, ठीक है, HOCl आपने लिख दिया, 2 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन लिख दिया, कितने ऑक्सीजन बचे, 1, तो कर दो उसको ड्रॉ 1। फिर से यहाँ पे मैंने HOCl पहले लिख दिया, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, टोटल 3 है, 1 यहाँ पे आ गया, बचे कितने, 2। कैसे लिखेंगे, देखो इधर 1 2। कितना ज़्यादा आसान है इसका स्ट्रक्चर निकालना, समझ गया कि नहीं समझा। जब आपको HClO2 निकालना था, पहले HOCl लिख दो, जिगजैग फैशन में लिखो उसको, ऐसे ऐसे डिज़ाइन के फॉर्मेट में लिखो उसको, ठीक है। O2 है, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, बचा 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे O3 था, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, बचे 2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपको बोला है एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन बता दो, तो बता देना कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कैसा होता है, छोटा। फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड में होता है, तो फ्लोरीन के पास में वैकेंट रेडियो ऑर्बिटल नहीं होते, और फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कैसी होती है, लो। चलिए गाइस देखो, मैंने 1 घंटे में आपका ये वाला पूरा चैप्टर का
रिवीजन, क्विक शॉर्ट रिवीजन, थरो रिवीजन करवा दिया है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करवा दिए। जो लोग सोच रहे थे कि मैं इस चैप्टर को स्किप करूंगा, वो लोग, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ डिस्कस करो, उनको भी बताओ कि ये वाले चैप्टर को छोड़ो मत। यहाँ से भी आपको 8 मार्क पूरे मिल सकते हैं विथ ऑप्शंस। 8 मार्क क्वेश्चंस आने वाले हैं। जिस चैप्टर को आप सबसे डिफिकल्ट समझते हो वही सबसे इजी चैप्टर है रट्टाफिकेशन के लिए, ठीक है। नहीं पढ़ना है ना, मत पढ़ो, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो देख लो 1 घंटे का यार, 8 मार्क देके जाएगा ये चैप्टर। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। प्लीज़ डू दिस चैप्टर, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। यू कैन डाउनलोड द PDF नोट्स जो कि मेरे हैंड रिटन है फ्रॉम द लिंक विच इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ यार कमेंट्स, आपके कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। कमेंट्स आर वेरी मच मोटिवेटिंग टू मी एज आई हैड सेड अर्लियर ऑल्सो। सो प्लीज़ डू कमेंट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। एन्जॉय योर स्टडीज़।